क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा है 41 और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी के स्थान पर जुलाई 2024 से जो नया कानून लागू हुआ है बीएनएसएस, उसकी धारा है 35। इन दोनों धाराओं में यह कहा गया है कि पुलिस किसी व्यक्ति को बिना कोर्ट के वारंट के गिरफ्तार कब कर सकती है। मैंने इन दोनों धाराओं में डिटेल में वीडियो बनाया है, आई बटन में उसका लिंक है, आप डिटेल में देख सकते हैं। मैं आपको ब्रीफ में यह बताना चाहता हूं कि इन धाराओं में दिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ संज्ञेय अपराध में एफआईआर पंजीकृत हो जाती है तो पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन इन्हीं धाराओं में यह भी कहा गया है कि अगर उस व्यक्ति के खिलाफ 7 साल से कम अपराध की सजा वाला कोई अपराध है जिसमें एफआईआर दर्ज हुई है तो उसकी गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसे व्यक्ति को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर गिरफ्तार करता है जिसके खिलाफ ऐसे अपराध में एफआईआर पंजीकृत है जिसकी सजा 7 साल से कम है तो उसको बहुत डिटेल में रीजन मेंशन करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसी संबंध में अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में बहुत डिटेल में गाइडलाइंस इशू की गई थी। अभी लास्ट ईयर सत्येंद्र कुमार अंतले बनाम सीबीआई की केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश की पुलिस को फटकार लगाई कि अरनेश कुमार की गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है। अब जिन मामलों में 7 साल से कम की सजा है उन मामलों में गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऐसे मामले के आरोपियों को सेक्शन 41 ए सीआरपीसी जो अब बीएनएसएस का सेक्शन 35 हो गया है उसके तहत नोटिस जारी करेगा। तो यहां पे सवाल यह है कि क्या 41 ए और 35 बीएनएसएस की नोटिस को व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से या किसी और इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से आरोपियों को भेजा जा सकता है कि नहीं। दोस्तों, मैं एडवोकेट करीम स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में। आज के इस वीडियो में इसी के संबंध में बातचीत करने जा रहा हूं। देखेंगे कि इस संबंध में कानून क्या कहता है और सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र कुमार अंतले के मामले में इसी संबंध में महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जारी की हैं पूरे देश की पुलिस को। तो वो गाइडलाइंस क्या हैं उस पर भी एक नज़र डालेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, बहुत काम की जानकारी है, तो जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि इस संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायमूर्तियों की बेंच जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल, इन दोनों न्यायमूर्तियों की बेंच सत्येंद्र कुमार अंतले वर्सेस सीबीआई के मामले की सुनवाई कर रही है और इसमें बहुत ढेर सारी गाइडलाइंस जारी कर चुकी है। जमानत के संबंध में भी गाइडलाइंस जारी कर चुकी है और अभी भी यह मामला पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। तो इस मामले की सुनवाई करते हुए यह इशू डिस्कस किया गया कि क्या ऐसे मामले के आरोपियों को जिनकी सजा 7 साल से कम है 41 ए का नोटिस व्हाट्सएप, ईमेल या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जा सकता है कि नहीं। इसी मामले में एक यह फैक्ट भी आया था कि हरियाणा के डीजीपी ने 26 जनवरी 2024 को एक आदेश किया जिसके तहत व्हाट्सएप, ईमेल, एसएमएस या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से 41 ए का नोटिस भेजने की अनुमति दी गई थी। तो इस संबंध में बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा की जाती है। सबसे पहले दोनों न्यायमूर्तियों के द्वारा इस संबंध में जो कानून है उस कानून की चर्चा की जाती है और यह कानून न सिर्फ सीआरपीसी बल्कि नए कानूनों को भी देखा जाता है। एक धारा सीआरपीसी की 160 जो अब बीएनएसएस की हो गई है 179। इस धारा में कहा गया है पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस, साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की शक्ति। किसी भी संज्ञेय मामले का विवेचक जिसकी वो विवेचना कर रहा है उस मामले के जो विटनेसेस होते हैं, गवाह, उनको लिखित में नोटिस जारी कर सकता है। किस बात के नोटिस? कि वो उसके सामने उपस्थित हों, गवाही देने के लिए उपस्थित हों, उपस्थित होने की अपेक्षा की जाती है। तो यह सेक्शन 160 सीआरपीसी और सीआरपीसी के स्थान पर अब 179 बीएनएसएस हो गया है, उसके तहत ये पावर दिया गया है। यहाँ पे गौर करने लायक बात यह है कि इस धारा में कहा गया है कि लिखित में नोटिस जारी करेगा, लिखित आदेश करेगा। यानी इसी के साथ साथ सीआरपीसी का एक सेक्शन है 175 जो बीएनएसएस का सेक्शन हो गया 195। उसमें कहा गया है कि पावर टू समन पर्सन, व्यक्तियों को सम्मन करने की शक्ति। इन दोनों धाराओं में भी कहा गया है कि किसी व्यक्ति को जब मजिस्ट्रेट सम्मन करेगा तो लिखित में आदेश पारित करेगा। यहां पर मैं एक बात आपको और बता दूं
कि इन्हीं दोनों धाराओं में भी कहा गया है कि 15 वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक या कोई महिला या शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग या गंभीर बीमारी से ग्रसित अगर कोई व्यक्ति है तो उसको नोटिस नहीं जारी की जाएगी, बल्कि उसके स्थान पर जाकर के उसका बयान लिया जाएगा। तो कानून हमने देख लिया कि किसी व्यक्ति को सम्मन जारी करने या किसी भी तरह की नोटिस जारी करने का जो पावर है वो यह है कि लिखित में नोटिस जारी की जाएगी, यानी लिखित आदेश पारित किया जाएगा। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों ने क्या डिस्कस किया और आगे क्या कहा। साथियों, मैं यहीं पर यह भी आपको बता दूं कि सत्येंद्र कुमार अंतले के मामले में कोर्ट ने अनावश्यक गिरफ्तारी और योग्य विचाराधीन कैदियों की जमानत के संबंध में भी महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी की थी। जब यह आदेश आया था जमानत के संबंध में, उस समय भी मैंने इस जजमेंट पे वीडियो बनाया था, उसका लिंक भी आई बटन में दे दूंगा। डिटेल में अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अब इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एक केस का हवाला दिया, और यह जो केस था यह दिल्ली हाईकोर्ट का केस था। राकेश कुमार वर्सेज विजयंत राव डीसीपी, ये दिल्ली हाईकोर्ट का केस था। इस केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने पाया था कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से जो नोटिसें भेजी जाती हैं वो सीआरपीसी और बीएनएसएस के अनुसार नहीं है। यानी सीआरपीसी में नोटिस भेजने का जो कानून दिया गया है, जिसको अभी हमने डिस्कस किया, नोटिस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर भेजी जाएगी तो उन कानूनों के अनुसार नहीं भेजी जाएगी। साथ ही साथ ये कहा कि हालांकि जो नया कोड आया है बीएनएसएस, ये अभी जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, इस नए कोड में जांच और ट्रायल के दौरान इलेक्ट्रॉनिक साधनों की प्रयोग की अनुमति दी गई है, लेकिन सेक्शन 35 बीएनएसएस की नोटिस को ई सेवा के माध्यम से भेजने के संबंध में कोई अनुमति नहीं दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पाया कि जो 41A या 35 बीएनएसएस का जो नोटिस है वो बीएनएसएस और सीआरपीसी में जो प्रक्रिया दी गई है उसी के तहत ही भेजा जाएगा, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, इन दोनों में ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से नोटिस भेजने का कोई प्रावधान नहीं है। मैंने सेक्शन 160 सीआरपीसी, 179 बीएनएसएस, 175 सीआरपीसी, 195 बीएनएसएस, इन दोनों को अभी आपके सामने पढ़ा। इन दोनों में कहा गया है कि लिखित आदेश किया जाएगा, और जब कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजेगा तो उस नोटिस की फोटो खींच के भेजेगा, वो लिखित में आदेश नहीं होगा। तो दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को, जो राकेश कुमार वर्सेज विजयंत राय में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उस आदेश को माना, और उस आदेश को मानते हुए महत्वपूर्ण 3 गाइडलाइंस जारी की। देखते हैं कि ये तीनों गाइडलाइंस क्या थी। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के इन दोनों न्यायमूर्तियों ने सभी प्रदेशों, संघ प्रदेशों के पुलिस के मुखिया को यानी डीजीपी को 3 दिशा निर्देश जारी किए, और सरकारों को भी, प्रदेश की सरकारों को। इन तीनों दिशा निर्देशों में यह कहा कि सबसे पहली बात कि व्हाट्सएप, एसएमएस, ईमेल या किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सेक्शन 41A सीआरपीसी या 35 बीएनएसएस की नोटिस नहीं भेजी जाएगी। पहला स्थायी निर्देश ये जारी करें सारे प्रदेश के पुलिस तंत्र को कि राकेश कुमार और विजयंत आर्य के केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने यह बात कही थी। दूसरा, अमनदीप जौहर वर्सेज स्टेट ऑफ एनसीटी जो 2018 का मामला था, उसमें भी कोर्ट का क्या ऑर्डर था, यह आदेश जारी करें, स्थायी आदेश जारी करें पूरे पुलिस तंत्र को, और स्पष्ट रूप से कहें कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नोटिस नहीं भेजी जाएगी। दूसरा दिशा निर्देश क्या दिया कि नोटिस किस तरीके से भेजी जाएगी यह लिखें। इन तीनों आदेशों की रोशनी में, 3 कौन कौन, सत्येंद्र कुमार अंतले में जो आदेश पारित किया, और राकेश कुमार वर्सेस विजयंत आर्य में, और अमनदीप जौहर के केस में, वह तरीका क्या है जो सीआरपीसी और बीएनएसएस में दिया गया है, यानी लिखित में आदेश करके नोटिस जारी की जाए। और तीसरा दिशा निर्देश जारी किया कि इन हाईकोर्ट जो है वो अपनी समितियों की मासिक बैठक करे। पूरे प्रदेश के हाईकोर्ट, देश के सभी प्रदेशों के हाईकोर्ट मासिक समितियां, जो कमेटियां होती हैं कई तरीके के हाईकोर्ट्स में, तो मंथली मीटिंग करे, और मीटिंग करके ये देखे कि अधिकारी जो गाइडलाइंस जारी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट की, उन गाइडलाइंस का अधिकारी पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अधिकारी जो रिपोर्ट दे रहे हैं वो क्या रिपोर्ट दे रहे हैं। इस तरीके से 3 दिशा निर्देश जारी किए,
और मुख्य सचिवों को निर्देश दिया कि 21 जनवरी से शुरू होने वाले सप्ताह में 3 सप्ताह के अंदर इन सभी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। और फिर से अभी आगे सुनवाई होनी है सत्येंद्र कुमार अंतले के मामले में। तो यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी 41A की नोटिस को व्हाट्सएप और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भेजने के संबंध में। जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।